नमस्कार दोस्तों। ब्लडी डार्क के पावर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है ब्लडी डार्क पावर और मैं आपके लिए लाता हूँ खौफनाक हॉरर कहानियाँ। आ चुके हम एक नई कहानी के साथ। किसी ने एक परिवार के ऊपर ऐसा मसान छोड़ा कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। आज की कहानी जो है वो कमज़ोर दिल के लोग जो हैं वो थोड़ा सा दिल थाम के सुनिएगा। ये कहानी ऐसी है कि आपको अंदर से कपा के रख सकती है, तो इसलिए कृपया करके जो है कमज़ोर दिल के लोग थोड़ा सा आराम से सुने। ये कहानी जो है अगर कमज़ोर दिल वालों के जहन में बैठ जाएगी तो हद से ज़्यादा भी डर सकते हैं। खैर, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं मध्य प्रदेश के गुना नाम के एक छोटे से गांव में, जहां पर जीतू अपने परिवार वालों के साथ में एक अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। जीतू के परिवार में मम्मी, पापा, बहन का आना जाना था, शादी हो चुकी थी, छोटा भांजा, जीजा जी, बहन घर के सामने ही रहती थी। उनके चाची चाची का परिवार वहीं रहा करता था। सब कुछ बढ़िया एकदम मस्त चल रहा था। इसका बड़ा भाई भी था, जीतू का बड़ा भाई भी था। इसके बड़े भाई का भी विवाह हो चुका था और जीतू के इनके बड़े भाई का एक छोटा सा बच्चा भी था। इस बच्चे की उम्र रही होगी करीब 2 साल के आसपास। सब कुछ ठीक था, एकदम मस्त था। लेकिन एक दिन अचानक से वो बच्चा खाना पीना पूरी तरीके से छोड़ देता है। जब वो बच्चा पूरी तरीके से खाना छोड़ देता है तो उसके बाद में उस बच्चे की हेल्थ पे ड्रास्टिक चेंज आने लगता है। ऐसे करके उस बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे दुनिया भर के हॉस्पिटलों में दिखाया जाता है, सब जगह दिखाया जाता है, फिर भी उसकी हालत नहीं सुधरती है। तो घर वाले बोलते हैं कि चलो फूक वूक डलवा लेते, कहीं बच्चे को नज़र नज़र लगी है, क्या हो सकता है। तो एक बाबा बाबा के पास में भी जाते हैं, 7 प्रयास करते हैं। उसके बावजूद भी कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो छोटा सा बच्चा जो है वो खत्म हो जाता है। अब उस बच्चे का अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ है उसी रात को जो जीतू है, इसकी मम्मी और इसकी सगी बहन बैठकर क्या बात कर रहे थे कि हमारे परिवार के बीच में किसी ने मसान छोड़ दिया है। इस वजह से ये बच्चे के साथ ऐसा हुआ। ये बच्चा सहन नहीं कर पाया रात के समय। मम्मी और दीदी ऐसे बात कर रही थी और जीतू ने सुन लिया था। जीतू को बड़ी घबराहट हुई कि ये कैसी बात कर रहे हैं ये लोग, मसान जैसी बातें। इसको मसान का मतलब पता नहीं था, पर फिर भी ऐसा अजीब सा शब्द समझ के थोड़ा सा घबराहट हुई इसको सुन के। ज़्यादा डरावना जीतू को इसलिए लगा क्योंकि वो काफ़ी डर गया। इसलिए डर गया क्योंकि आज ही ऐसे इसी बड़ी बात हुई है उसके घर पे और आज ही उसको सोने के लिए बाहर जाना है, क्योंकि उसके घर पे काफ़ी सारे मेहमान आए हैं और रिश्तेदार आए हैं, तो ज़्यादा जगह नहीं है, इस वजह से उसको बाहर जाना है। तो जीतू और डर गया। जीतू ने ये खुद ही सोचा था कि जो है आज रिश्तेदार इतने सारे आए हुए हैं तो हम लोग एक काम करेंगे, जीतू और उसका भांजा, उसकी दीदी का लड़का, कि ट्यूबवेल के पास जाके सो जाएंगे। उसके वहीं पे खेत थे पीछे साइड में पास में, तो ये लोगों ने ये सोचा कि वहीं सो लेंगे जाके। डरने के बावजूद भी जीतू जो है अपने भांजे का हाथ पकड़ता है और चला जाता है। जाके दोनों लेट जाते हैं। लेटने के थोड़ी देर बाद ही भांजा जो है गहरी नींद में सो जाता है। अब भांजा तो सो जाता है लेकिन जीतू को नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही चीज़ें, मम्मी और बहन की बातें इसके दिमाग में गूंज रही थी, इसके माइंड में चल रही थी वही सारी चीज़ें। खैर, जैसे तैसे करके ये सोया। सोए हुए कुछ देर ही हुई थी और इसको वहाँ पे अचानक से घुटन सी होने लगी। इतनी खुली हवा में सो रहा है, ये ट्यूबवेल के पास बाहर सो रहा है, उसके बावजूद भी घुटन सी होने लगी। घुटन के कारण जीतू की आंख खुल गई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि सामने चांदनी रात है, ऊपर चांद आने निकला हुआ है मस्त देखे एकदम। तो ये उठने की कोशिश करता है
लेकिन ये उठने की कोशिश करता है, लेकिन ये उठ नहीं पाता है। ना ही इसके हाथ पैर हिल रहे थे, ना ही कुछ। और अचानक से पीछे से इसको एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आने लगी। जीतू लेटे लेटे इसने अपना धीरे से सर घुमाया तो क्या देखता है कि एक बड़ा सा काला सा कुत्ता इसको देखकर बड़ी तेज तेज भौंक रहा है। बहुत ज्यादा डरा हुआ दिख रहा है वो कुत्ता, और डर के साथ भौंक रहा है। ये देखकर जीतू और डर गया कि ये कुत्ता मुझे देखकर क्यों भौंक रहा है और मैं अपनी जगह से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ, हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। उसे फिर अचानक से फील हुआ कि नहीं, मेरे सर की तरफ कोई खड़ा हुआ है। तो जीतू अपना सर ऐसे उठा के देखता है तो क्या पाता है कि करीब 8 फीट की काली परछाई इसके सर के ऊपर मंडरा रही है, जिसकी 2 लाल लाल आंखें हैं। जो आंखें बिल्कुल शैतान की होती हैं, लाल आंखें, वैसे ही आंखें इसकी चमक रही हैं। जीतू बड़ी जोर से चिल्लाया और भगवान का नाम लेकर उठा। जैसे ही जीतू उठा वो कुत्ता गायब और वो परछाई भी गायब। बिल्कुल नॉर्मल मौसम है, उसके बावजूद भी पसीना पसीना हो गया जीतू। उसकी हालत खराब। बोला ये क्या था, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन भांजा अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। पूरी रात जीतू ने बैठे बैठे काट दी। अब फाइनली अगला दिन स्टार्ट हुआ। अगला दिन सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, सब थी। कुछ लोग घर के भले ही ये बात कर रहे थे कि उनको अजीब अजीब खराब खराब सपने आए, बस सब नॉर्मल था। अब घर पे इतनी बड़ी बात हुई है तो सबको लगा कि हाँ इसी वजह से हो सकता है सपने अपने आए, तो सब लोगों ने इग्नोर कर दिया, थोड़ा छोड़ो। कट टू कट 2 महीने बाद इसकी जो मम्मी है जीतू की, उनकी अचानक से थोड़ी सी तबीयत खराब होती है और वो खाना खाना बंद कर देती हैं। जीतू बार बार फोर्स करके बोल रहा था, उसके बावजूद भी वो खाना नहीं खाती हैं। फिर जीतू जब ज़्यादा फोर्स करता है तो जीतू के ऊपर चिढ़ जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं कि तू मुझसे ज़्यादा हुक्म मत चलाया कर, मुझसे ज़्यादा बोला मत कर। धीरे धीरे करके 10-15 दिन बीत जाते हैं, उसके बावजूद भी वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती हैं। अब सारे रिश्तेदार आते हैं, बोलते हैं खाना क्यों छोड़ दिया है, खाना क्यों नहीं खाते हो। तो उन्होंने बोला कि मेरे जो फीट हैं ना, फीट में ना, फीट मतलब पैर, जो पैर होते हैं पंजे, उनमें क्या है, उनमें ऐसा ठंडा ठंडा सा फील होता है और वही ठंडापन ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है और यहाँ तक आता है। और बहुत ही अजीब सा, एकदम घबराहट सी, एकदम पागलपन सा एकदम लगता है। और ऐसा लगता है कि कुछ ना खाऊं कुछ ना पीऊं, एकदम अजीब सा लगने लगता है, एकदम भयानक सा। ऐसा लगता है कहाँ चली जाऊं, कहाँ भाग जाऊं। जीतू की मम्मी ऐसे बोलती हैं। अब जब कोई तरीका नहीं सही हुआ, किसी तरीके से सब लोगों ने समझाया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं, वो खाना पीना बंद किए हुए थी। तो आखिरकार घर वाले हार मान के डॉक्टर के पास ले गए, सब जगह दिखाया, सारे डॉक्टरों को, बाबा तांत्रिकों के पास भी ले गए, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उससे। अब ऐसे ही करते करते करीब 2 महीने हो गए थे। 2 महीने होने के बाद में वो इतनी भयंकर तरीके से चिड़चिड़ी हो गई थी। पहली बात तो वो बहुत हट्टी कट्टी हष्ट पुष्ट थी, पर 2 महीने के अंदर वो इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी और इतनी कमज़ोर हो गई थी कि इनका वजन लगभग 40 किलो का हो गया था। अब घर वाले परेशान, सब लोग, जिनका वेट करीब 80-85 किलो हुआ करता था, 2 महीने में 40 किलो कैसे बचा। अब जीतू और जीतू की वाइफ ने सबको बताया कि ये खाना पीना बिल्कुल नहीं खाती। भाई दूसरे लोग क्या सोचते हैं कि अपनी माँ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, कि क्या है क्या नहीं, लोग बहुत तरीके का सोच सकते हैं। तो जीतू ने सबको एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा है, ये चीज़ें हैं, इस वजह से ये इतना बीमार हो गई हैं और इतना वेट कम हो गया है। बहुत फोर्सफुली बोलो तो आधी रोटी खाती थी, 1 रोटी खाती थी, बहुत मैक्सिमम था, इससे ज़्यादा वो कुछ खाती ही नहीं थी। खैर एक रात की बात है, जीतू को ऐसा फील होता है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तो चलो मैं उनके पास में सोता हूँ, वो अच्छा फील करेंगी थोड़ा सा उनके पास अगर मैं सोऊंगा तो। अब जब जीतू सोने गया मम्मी के पास में, तो इसकी मम्मी इतनी गंदी तरीके से इसको चिल्लाई है और डांटी है कि मुझे तुम लोग पसंद नहीं हो, निकल जाए यहाँ से, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम लोग, ना ही मेरी तरफ देखा करो, ना ही मेरे पास आया करो, मुझे तुमसे घिन आती है, चिढ़ होती है तुम लोगों से। अब जब मम्मी ने इतनी गंदी तरीके से जीतू को बोला तो जीतू को बड़ा अजीब सा ही फील हुआ और उसके बाद में जीतू जो है मम्मी के पास नहीं सोया। कहीं ना कहीं सारे घर वाले समझ चुके थे कि जीतू की मम्मी के ऊपर कहीं ना कुछ गड़बड़ है,
लेकिन कोई भी इंसान होता है ना, वो अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ता है। इस वजह से फिर डॉक्टर के पास दिखाते हैं। क्या होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि इनको ना समय समय पर चेकअप के लिए लेकर आओ। इनकी हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ इसमें रिपोर्ट में आ नहीं रहा है। इस वजह से सभी डॉक्टर हैरान हैं कि यार कुछ आ क्यों नहीं रहा है। इनका वेट इतना ज़्यादा गिर चुका है, उसके बावजूद भी इनको कोई भी बीमारी का एक अंश, एक टुकड़ा नहीं है शरीर में। डॉक्टर स्पीचलेस था। अब डॉक्टर खुद ही बोल देता है कि इनको कोई मंदिर लेके जाओ। अब तो ऊपर वाला ही है कि कोई आशीर्वाद दे दे तो ये ठीक हो जाए, वरना हमारे बस की बात तो है नहीं। अब जीतू की सबसे बड़ी वाली दीदी मध्य प्रदेश के अशोकनगर में रहती थी। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही प्रसिद्ध माता का मंदिर है जिनका नाम है करीला माता। करीला माता का मंदिर थोड़ी ना हाइट पे है। मंदिर के आसपास ना कुछ लोगों के घर भी हैं। उन्हीं में से एक घर पहाड़ी के नीचे है। वहाँ पर एक तांत्रिक बाबा रहा करते थे जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। तो उन तांत्रिक बाबा के बारे में इनको किसी से रेफरेंस मिला, तो इनकी मम्मी को उन तांत्रिक बाबा के पास ले जाया गया। तो बोले कि आज बहुत अच्छे दिन आप ले आए हो इनको, आज पूर्णमासी की रात होने वाली है, आज रात में ही हम सब कुछ करेंगे, बाकी आज आप हमारे घर पे ही रहिए, हमारी भी पत्नी है वो आपकी देखभाल करेगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, आप यहीं रुकिए। तो ये लोग दिन भर रुके। रात में तांत्रिक बाबा सब कुछ किए और बोले कि चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, बस एक और पूर्णिमा की रात आप लोगों को आना होगा। सब ने बोला ठीक है आ जाएंगे। उम्मीद की एक पॉजिटिव किरण दिखी। अब जब कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था तो कोई इंसान इतना ही बोल दे कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद की बहुत बड़ी किरण दिखती है। तो ये बाबा जी ने बोला तो उन लोगों को लगा हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो अब दीदी के घर में रुकना था कुछ दिनों तक, क्योंकि अब वो वापस से अपने घर जाते, फिर अगली पूर्णिमा को वापस से आते, तो उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि अब दीदी के घर पे ही रुकते हैं पूर्णिमा तक। अब दीदी का भी मन था कि 1 महीने तक तो मैं भी मम्मी का ख्याल रख पाऊंगी अगली पूर्णिमा तक, तो यहीं रुक जाए मम्मी, क्योंकि मम्मी इतनी कमज़ोर हो गई थी। तो दीदी को भी लग रहा है कि नहीं हाँ मेरे पास में रहेंगी कुछ दिन तो शायद हो सकता है थोड़ा सा बेटर फील करें, एटमॉस्फेयर चेंज हो। तो इस वजह से दीदी ने भी जिद की कि यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। तो सब रुक गए। क्या हुआ ना कि जीतू की मम्मी को एक कमरा दे दिया गया वहीं पे। तो ना ये कमरे में थी जीतू की मम्मी। रात के समय अचानक से जीतू की मम्मी दर्द के मारे चिल्लाने लगी। सब भागते भागते जीतू की मम्मी के कमरे में पहुंचे। जैसे ही देखे तो क्या देखते हैं कि लाल पानी पूरा नीचे बह रहा है उनके शरीर से। तो बोले ये कैसे, लाल पानी कैसे बह रहा है। तो उनकी जो स्किन थी ना जीतू की मम्मी की, उन्होंने ऐसे कुछ किया होगा तो उनकी स्किन उखड़ के हाथ में आ गई। पैरों की स्किन ऐसे उखड़ उखड़ के हाथ में आ रही थी। अब जैसे ही घर के लोगों ने देखा तो देख के इनको रोने लगे सारे लोग। सब लोग सोचने लगे ये क्या हो गया, इस शरीर से ऐसे स्किन निकालो तो निकल रही है, ये कैसे हो सकता है। इतना भयानक मंजर देखने के बाद में उनके पापा इसको जो है इस सरकारी अस्पताल में वहीं पे लेकर भागे। सरकारी अस्पताल में इसलिए लेकर गए क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस वजह से सरकारी अस्पताल लेकर गए, क्योंकि वहाँ पर पैसा ना के बराबर लगता है या तो नहीं लगता है। इस वजह से सरकारी अस्पताल ज़्यादा सही लगा। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला कोई बीमारी तो नहीं दिख रही है, लेकिन इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई है, आप पैसों वैसों का इंतज़ाम रखो, हो सकता है दवाइयाँ वगैरह बाहर से खरीदनी पड़े, इस वजह से आप पैसों का इंतज़ाम रखो। 2 रातें बीती जैसे तैसे हॉस्पिटल में ही। तीसरी रात हुई तो तीसरी रात में जीतू के पापा जीतू से बोले कि बेटा तू जा अपने चाचा के साथ में जा, घर पे भी थोड़े दिन रहो, जाके घर छोड़ कर आए हैं, घर पे भी देखो जाके, यहाँ पे मैं तेरी मम्मी का ख्याल रख रहा हूँ, तो चिंता मत कर, तू जा घर। तब उसी रात को जब जीतू अपने चाचा के साथ अपने घर पर पहुंचा तो उसी रात को घर के पीछे काली बिल्ली बहुत रो रही थी। को जीतू ने 2-3 बार भगाया, उसके बावजूद भी बार बार आकर वो रो रही थी। और उसी रात 2 बजे इसकी मम्मी का देहांत हो गया। एकदम शोक की लहर जाग उठी घर पर।
घर पर लोगों को पता तो था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पर ये नहीं सोचा था कभी कि ऐसे करके जीतू की मम्मी एक्सपायर हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। इस वजह से सब इतना दुखी थे कि कुछ कहने को नहीं। अब इनका अंतिम संस्कार हुआ है 13वीं, इनकी 13वीं के जस्ट बाद घर के सामने इनकी चाची रहती थी, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में। उनकी चाची की भी बहुत भयंकर तरीके से तबीयत खराब, उनको भी ऐसे पैर में ठंडा ठंडा लगे, यहाँ तक आके कुछ खाने पीने का मन ना करे, बहुत घबराएं। उनको भी डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है इनको भी। वो लोग समझ गए कि डॉक्टर के पास बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, तांत्रिक बाबा के पास सीधा लेके जाते हैं। ये लोग दूसरे तांत्रिक बाबा का पता लगाए और ये लोग लेके पहुंचे। जैसे ही लेके पहुंचे वो तांत्रिक बाबा देखें, देखते ही बोल दिए हैं कि बहन बुरा मत मानना, लेकिन कुछ समय पहले तुम्हारी रिश्तेदारी में किसी और औरत की मृत्यु हुई है क्या? तो जीतू की चाची बोलती हैं यहाँ हुई है ना, मेरी जेठानी की तबीयत खराब थी, उनकी मृत्यु हुई है। तो वो बोले हैं बस उनकी मृत्यु का कारण वही था जो तुम्हारी मृत्यु का कारण होने वाला है। इतना सुनते ही जीतू की चाची बोलती हैं, बोले क्या बात कर रहे हो आप? तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं बिल्कुल, तुम लोगों के ऊपर तुम्हारे ही किसी परिवार के सदस्य ने मसान छोड़ दिया है, जो शायद तुम्हारे परिवार के किसी छोटे बच्चे को लेकर गया, फिर तुम्हारी जेठानी को लेकर गया। तुम्हारी बारी है, एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जैसे ही तांत्रिक बाबा ने ऐसा बोला तो जीतू की चाची हाथ जोड़कर बोलती है नहीं बाबा नहीं, बचा लीजिए प्लीज बचा लीजिए। बाबा ने बोला ठीक है चलो जितना हो सकता है उतना करते हैं। बाबा ने करना शुरू किया और चीज़ें बदली, थोड़ा सा बेहतर हुई। इनको सब कुछ मालूम है क्या हुआ है, किसने किया है, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, लड़ रहे हैं अपनी किस्मत पे और उस शैतानी शक्ति से भी मन में पॉजिटिविटी लेकर। इस घटना के थ्रू, इस कहानी के थ्रू आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। सीख ऐसे मिलती है कि जीवन में कोई किसी का नहीं होता। कई बार बहुत से लोग हमें ऐसा दिखाते हैं कि हम तुम्हारे बहुत अपने हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग ऐसा दिखाते हैं, पर कोई किसी का होता नहीं है। धीरे धीरे करके इनके घर पे चीज़ें नॉर्मल हुई। मुझे ये पता है कि कोई किसी का इस दुनिया में नहीं होता है, बहुत अच्छे से पता है, माँ बाप के सिवा कोई और किसी का नहीं होता है। तो जो आपके साथ चार दीवारी के अंदर रहते हैं वही आपके हैं, उसके अलावा बाहर कितना भी कोई अच्छा बन ले, मन में अगर आप आगे बढ़ोगे तो मन में वो आपके लिए कुछ ना कुछ बुरा सोचेंगे जरूर। तो इसलिए इसी प्रोजेक्ट में, या मान लो यहाँ से स्टोरी का एंड होता है, इसके आगे कुछ नहीं है, नॉर्मल धीरे धीरे होता है, चीज़ें होती हैं। इसकी कहानी खुद जीतू ने मुझे बताई। और नवरात्र की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बढ़िया से नवरात्र एंजॉय करो, माता रानी के दिन एंजॉय करो। जय माता दी। सभी से विदा लेता हूँ, मैं राघव सिंह।